रिदा ने पानी पूरी खाना छोड़ा और सनम का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। उसे सनम की चिंता हो रही थी। दोनों ने ऑटो रिक्शा लिया और उसमें बैठकर वहां से चली गई। उनके जाते ही वो गाड़ी जो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी उसका डोर ओपन हुआ और अधीर अपने आकर्षक अंदाज में बाहर निकल आया और बोनेट से टिककर बड़े डरावने तरीके से अपने सीने पर हाथ फेरते हुए जुनून से बोला, मेरी पुकार से कब तक बचोगी? कब तक मुझे नजरअंदाज करोगी? आना तुम्हें ही बाहों में है, वो भी उम्र भर के लिए। मेरी पुकार, मेरी शिद्दत कोई आज की नहीं है। जब तुमने इस दुनिया में कदम रखा था तभी समझ गया था कि मेरा चांद आ गया है, और अब जब मिल गए हो तो पूरी तरह से हासिल करना तो बनता है ना। कल मिलते हैं सनम तनेजा से। अधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जो साफ साफ बता रही थी कि ये आदमी कुछ भी करने को आतुर हो गया है और अब ये अपनी मंजिल हासिल करके ही दम लेगा। अधीर वहां से अपनी कंपनी के लिए निकल गया। सनम और रिदा पीजी पहुंच गई और जल्दी से डिनर करके कल के फंक्शन के लिए प्रैक्टिस करने लगी। सनम आज बहुत बेचैन लग रही थी। उसे पता था कि कोई उसे सच्ची शिद्दत से पुकार रहा है, पर सनम को उसकी पुकार नहीं सुननी है। उसे अपने करियर पर ध्यान देना है। दोनों लड़कियों ने डांस की प्रैक्टिस की और कुछ देर बाद सोने चली गई। दूसरी तरफ बीस्ट हेवन में अभिनव बेचैन से अपने रूम की खिड़की में खड़ा था। कल वो अपने बंगलों में शिफ्ट होने वाला था। वो अधीक्षा से दूर नहीं जाना चाहता था, बल्कि उसे अधीक्षा को अपने साथ अपने घर ले जाना था, जहां वो दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके एक साथ। पर ये लड़की उससे दूर दूर भागती रहती है। अभिनव ने आह भरी और कहा, एंजल, आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई है, पर ये बात छुपा रहा हूँ कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रह सकता उसके बिना। मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पर आपकी बेटी कुछ समझती ही नहीं है। उसे डर है अपने भाई और पापा का, पर मैं उससे वादा करता हूँ कि उसे अपनी पत्नी बनाकर रहूंगा। बस एक बार वो मुझसे बात तो करे। अभिनव ने इतना ही कहा था कि तभी निधि उसके पीछे खड़ी हो गई और बोली, कौन बात नहीं कर रहा मेरे अभी से? हाँ बताओ, अभी डांट लगाती हूँ मैं उसे? निधि की आवाज सुनकर अभिनव चौंक गया, पर उसने खुद को नॉर्मल किया और पलट कर देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। दुनिया जहां का सुकून उसके सामने खड़ा था, उसकी एंजल उसके सामने मुस्कुराती हुई देख रही थी। अभिनव से रहा नहीं गया और वो निधि के गले लग गया। निधि ने भी उसकी पीठ से हिला दी और प्यार से बोली, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, पर एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि दिन और रात भी नहीं। जैसे अभी ये काली गहरी रात है तो इसके ठीक बाद खूबसूरत सुनहरी सुबह हमारा इंतजार कर रही है। मैं जानती हूँ कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, पर जबरदस्ती पूछूंगी नहीं। जब तुम्हें सही लगे तो मुझे खुद बता देना, वादा करती हूँ उसका हल तुम्हें दे दूंगी। अभिनव ने उसे और कसकर गले लगा लिया और बोला, बस उसी सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ बता दूं और मुझे मेरा सुकून मिल जाए। निधि ने अभिनव को खुद से दूर किया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें पता है तुम वो इंसान हो जिसने मुझे ममता का एहसास पहली बार करवाया था। तुम्हें पहली बार जब गोद में लिया था तब एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी मैं। तुम्हारी एंजल की दुआ है, तुम्हें तुम्हारा सुकून जरूर मिलेगा। मैं हूं ना लेडी डॉन। अभिनव हल्का सा मुस्कुरा दिया और निधि के हाथों को चूम कर बोला, आप क्या हो, आपको पता नहीं है। ऐसे ही वो दोनों खूंखार माफिया और मैं आपके पीछे पागल नहीं है। निधि को शर्म आ गई और वो बोली, सच में मैं हूं तो बड़ी कमाल की, है ना? उस एहसास को देखो, मेरा दीवाना बना घूमता है। हाय, मुझे तो शर्म आ रही है। अभिनव ने निधि को वापस अपने गले लगा लिया। उन दोनों की बातें रूम के गेट के पास खड़ी होकर अधीक्षा सुन रही थी। उसकी आंखों में पानी छलका था। उसे पता नहीं था कि उससे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसके पापा उसे देख रहे थे। अधीक्षा ने अपने आंसू पूछे और वहां से भागती हुई चली गई। उसके जाते ही अक्ष ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और अपनी दमदार आवाज में बोला, अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगा, सबको अपने अपने हिस्से की खुशियां देकर रहूंगा। फिलहाल अपनी खुशी को अपने साथ ले जाता हूँ। पूरे दिन इधर उधर नाचती हुई घूमती रहती है, बस मेरे पास ही नहीं आती नाचती हुई। इतना कहकर अक्ष अपने रूम में चला गया और उसने निधि को कॉल लगाकर धमकी दी, जल्दी से मेरे पास आओ वरना सबके सामने क्या करूंगा मुझे नहीं पता। अक्ष की बातें सुनकर निधि तेजी से अपने रूम की तरफ भाग गई और अंदर आते ही उस माफिया ने उस पर झपट्टा मार दिया। निधि ने हार मान ली और खुद को उसे सौंप दिया। अगली सुबह रिदा और सनम मिलकर मॉल में शॉपिंग करने गई थी। उन्हें आज के फंक्शन के लिए कुछ कपड़े और बाकी सामान लेना था। दोनों ने अच्छी खासी शॉपिंग की और अपनी पीजे के लिए निकल गई। आज उन्हें शाम को ही अकेडमी जाना था। दोनों ने पूरे दिन तैयारियां की और 5 बजे के आसपास रेडी होने लगी। सनम ने आज पर्पल कलर का फ्लोरल गाउन पहना था जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी और उसने अपने बालों को खुला रखा था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर लिया। सनम की नीली आंखें उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। रिदा ने ग्रे शेड का शॉर्ट वन पीस पहना था जिसमें वो भी काफी अच्छी लग रही थी। दोनों लड़कियां तैयार होकर बिल्डिंग से बाहर निकल आईं। वहां पर कैब पहले से ही रेडी थी जिसमें बैठकर दोनों वहां से अकेडमी के लिए निकल गए। सनम कुछ खास खुश नहीं थी। रिदा उसकी सिचुएशन समझ सकती थी, पर वो उसे बार-बार पूछकर परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां अकेडमी पहुंच गईं और कैब से उतरकर अंदर चली गईं। अकेडमी के कॉरिडोर में भीड़ जमा हो रखी थी। सभी स्टूडेंट्स वहां खड़े-खड़े बातें कर रहे थे। लगभग सभी स्टूडेंट्स आ चुके थे। सनम और रिदा भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। मिस्टर गुप्ता वहां आए और माइक लेकर बोले, साइलेंस डियर स्टूडेंट्स एंड लिसन टू मी केयरफुली। सभी स्टूडेंट्स गौर से मिस्टर गुप्ता की बात सुनने लगे और वो बोले, आज का फंक्शन जल्दी ही शुरू होने जा रहा है और आप सबको अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा ताकि हमारे गेस्ट खुश हो जाएं। आज का फंक्शन अकेडमी के बड़े से गार्डन में होने वाला है, ताज़ी और ठंडी हवाओं के बीच। हमारे गेस्ट कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि आज के चीफ गेस्ट और कोई नहीं बल्कि इस अकेडमी के मालिक मिस्टर अधीर सिंह राजपूत हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके सामने कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो कितने बड़े आदमी हैं उसका अंदाजा पूरा भारत लगाता है, तो कृपया अपनी अपनी इज्जत अपने हाथों में लेकर चले, साथ में अकेडमी की इज्जत का भी ख्याल रखें। अब आप सभी यहाँ से सीधा गार्डन में जाएंगे और अपनी अपनी सीट पकड़कर बैठ जाएंगे। अनुशासन बनाए रखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सभी एक साथ बोले, यस सर। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स वहां से सीधा गार्डन के लिए निकल गए। सनम का गाउन था तो बहुत सुंदर, पर उससे इसमें चला नहीं जा रहा था और वो अपने दोनों हाथों से उस गाउन को पकड़कर चल रही थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। रिदा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सनम ने उसकी तरफ मुंह बनाया और बोली, कैसी दोस्त हो तुम, अपनी दोस्त पर हंस रही हो? रिदा ने कहा, ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया, मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी नहीं आ रही, मुझे तो तुम पर प्यार आ रहा है। कितनी क्यूट लग रही हो यार तुम, एकदम परी जैसी। सच में तुम पर कई लोग घायल होने वाले हैं, हो सकता है इनमें से ही कोई तुम्हें अपना बना ले हमेशा के लिए और ले जाए अपने साथ। सनम ने कहा, तुम घूम फिरकर इसी बात पर आकर रुकती हो। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिस पर सनम का दिल आ सके, जिसके साथ सनम रहना चाहे, समझी? रिदा ने कहा, ओहो इतना एटीट्यूड, चलो मत करो, आता ही होगा तुम्हारा साजन और हमारा जीजा। सनम ने कहा, चुप करो और चलो जल्दी से। दोनों हंसती मुस्कुराती हुई वहां से चली गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मिस्टर गुप्ता अकेडमी के मेन गेट पर खड़े हुए थे। चीफ गेस्ट जो आने वाले थे। कुछ ही देर में वहां एक साथ लाइन से 5 काली गाड़ियां तेजी से आने लगी और सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गई। मिस्टर गुप्ता भी तेजी से उनके पीछे पीछे गए। गाड़ियां रुकी और उनमें से कई सारे गार्ड्स बाहर निकलकर इधर उधर फैलकर खड़े हो गए। सबके सर झुके हुए थे। एक गार्ड आगे आया, उसने सबसे आगे खड़ी काली मर्सिडीज का डोर खोला और सर झुकाकर साइड में खड़ा हो गया। उस गाड़ी में से एक आदमी बेहद एटीट्यूड और गुरूर के साथ बाहर आया। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा जुनून और शिद्दत नजर आ रही थी। अधीर गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा होकर सामने की तरफ अपनी डेविल नजरों से देखने लगा था। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था जो रात में शाइन कर रहा था। अधीर ने अपने कोट को ठीक किया और खतरनाक तरीके से बोला, आई एम हियर माय चांद, जस्ट फॉर यू। अब कैसे बचोगी? एक माफिया की सच्ची शिद्दत और उसका जुनून बन चुकी हो तुम। वो माफिया तुम्हें हासिल करना चाहता है और वादा रहा जल्द ही वो मकसद भी पूरा होगा और तुम होगी मेरे
नहीं नहीं, हमारे खूंखार जंगल में मेरी रानी बनकर। अधीर ठान चुका था सनम को अपना बनाने के लिए, पर क्या होने वाला था इनकी जिंदगी में वो तो वक्त ही बताएगा। अधीर को देखकर मिस्टर गुप्ता उसके पास आए और उसे ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम मिस्टर अधीर, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अधीर गुप्ता को अजीब नजरों से घूरने लगा, जिससे गुप्ता असहज महसूस करने लगा। उसे अधीर से अजीब सा डर लग रहा था। लगे भी क्यों ना, उसका ऑरा ही इतना खतरनाक है कि कोई भी उससे डर ही जाए। गुप्ता हड़बड़ाकर बोला, मिस्टर अधीर, हमसे कोई गलती हुई है क्या? अधीर अपनी दमदार रोबीली आवाज में बोला, वक्त का पाबंद हूँ, मैं जिस वजह से आया हूँ उसे जल्दी से शुरू करो। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। डांस एकेडमी में अधीर की बात सुनकर गुप्ता झेप गया और उसके आगे सर झुकाकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। अधीर शान से चल रहा था, उसके साथ साथ उसके गार्ड्स भी पैनी नजर लिए चल रहे थे। अधीर के गार्डन में आते ही सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट से खड़े हो गए और बिना पलके झपकाए उस बेदर्द और आकर्षक इंसान को देखने लगे, जिसकी नजर उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी। वो तो तेजी से आकर स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। सनम ने तिरछी नजर से अधीर को देखा और अपने सीने पर हाथ रख दिया, क्योंकि उसका दिल धक धक करने लगा था, जिसकी वजह उसे पता नहीं थी। अधीर बीचों बीच चल रहा था, पर उसके दोनों तरफ सीटिंग अरेंजमेंट की गई थी। सनम दाईं तरफ खड़ी हुई अधीर को देख रही थी। अधीर जैसे ही वहां तक पहुंचा, उसके कदम अपने आप थम गए। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे कि अब इसे क्या हुआ। गुप्ता के पसीने छूट रहे थे, उसे कोई गलती नहीं होने देनी थी, वरना अधीर उसे बर्बाद कर सकता था। सनम भी हैरानी से उसे देख रही थी। उसे अधीर का साइड फेस दिख रहा था, क्योंकि उसका चेहरा सामने की तरफ था। सनम एक टक उसे देख रही थी, तभी अधीर तेजी से उसकी तरफ मुड़ा और बिना एक पल भी गवाए उसने सनम को ढूंढ लिया। इतनी लड़कियों की भीड़ में उसकी नजर सीधा सनम पर ही पड़ी। दोनों की नजरें आपस में टकरा गई, दोनों के दिल तेज रफ्तार से धड़कने लगे। गार्डन में मौजूद सभी लोग अधीर को देख रहे थे और वहीं अधीर अपनी तेज जुनूनी नजरों से भीड़ में खड़ी सनम को देख रहा था। उसकी खतरनाक नजरें सनम से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी नजरें झुका ली। उसके ऐसा करते ही अधीर के चेहरे पर हद से ज्यादा आकर्षक और खतरनाक मुस्कान तैर गई, जिसे देखकर वहां खड़ी लड़कियां उसकी दीवानी होने लगी। अधीर कातिल मुस्कान लिए सनम के झुके हुए चेहरे को देख रहा था। उसे सनम पूरी नहीं दिख रही थी, बस उसका चेहरा ही दिख रहा था। सनम ने अपने हाथ को कसकर आपस में मिला लिया और अपने मन में बोली, ये सब क्या हो रहा है यार? मैं उनकी नजरों से घबरा क्यों रही हूँ? मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया है, तो फिर मैं नजरें क्यों झुका रही हूँ? मैं क्या करूँ? ये इंसान मुझे किस तरह से देख रहा है? इनकी निगाहें पता नहीं क्या कहना चाहती है मुझसे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा क्या लेना देना है हम दोनों का, जो हजारों की भीड़ में इतनी आसानी से मुझे ढूंढ लिया आपने? सनम ने इतना ही कहा था कि अधीर ने गुप्ता की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। गुप्ता समझ गया और उसने अधीर के हाथ में माइक थमा दिया, जिसे लेकर अधीर अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोला, लेना और देना मुझे सिर्फ तुमसे ही है। तुम जिस राह पर निकली हो ना, उस पर तुम्हें लाया गया है और ये राह तुम्हें मेरे नाम की मंजिल तक पहुंचा देगी, जहां मैं खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सीधे से चली आओ, वरना मैं लेने पर उतर आया तो अंजाम काफियों के लिए भयानक साबित हो सकता है। अधीर की डरावनी बातें सुनकर सनम झेप गई। उसने कसकर अपने हाथों को दबा दिया। उसे हैरानी हो रही थी कि अधीर उसके मन की बात कैसे सुन रहा है और उतनी भयानक धमकी भी दे रहा है। सनम की हिम्मत नहीं थी उससे नजरें मिलाने की। अधीर के कहे शब्द किसी की समझ में नहीं आए। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। उसने ऐसा क्यों और किसके लिए कहा है, सबकी समझ से बाहर था। अधीर हद से ज्यादा जुनून से सनम को देख रहा था। उसे उसकी नीली आंखों में झांकना था, पर ये लड़की कब से नजरें झुकाकर खड़ी है, तड़पा रही है इस बेदर्द को। अधीर से सहन नहीं हुआ और वो माइक में जोर से अपनी दमदार आवाज में बोला, कब तक मुझसे नजरें चुराओगी? कह रहा हूं ना, इन आंखों से सिर्फ मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अधीर की बात सनम समझ गई थी, वो उसे ही सुना रहा था, पर सनम भी जिद्दी किस्म की लड़की थी। उसने भी अधीर के सामने नहीं देखा और नीचे देखती रही। रिदा ने ध्यान से अधीर की नजरों का पीछा किया और पाया कि वो कितनी बेकरार नजरों से सनम को देख रहा था। रिदा हैरान रह गई। उसने हैरानी से सनम को देखा जो नजरें झुकाकर खड़ी थी। अधीर को गुस्सा आ गया, उसके चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा छाने लगा। अधीर ने कसकर माइक को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने कदम बढ़ाऊं तुम्हारी तरफ और फिर तूफान ही खड़ा होगा? क्या देखोगी मेरे सामने? अधीर की बात सुनकर सनम झेप गई। उसे कोई तमाशा नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे दुनिया की नजरों में नहीं आना था। इसलिए सनम ने झट से अपनी नजरें उठा ली और सीधा अधीर के चेहरे को देखने लगी। अधीर उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी सनम परेशान होकर अपने मन में बोली, प्लीज नहीं। सनम के इतना कहते ही अधीर के कदम वहीं ठहर गए और वो अपने चांद की हसीन आंखों को देखने लगा। सनम भी उसे देखने लगी। उसे अधीर की आंखों में दीवानापन और जुनून नजर आ रहा था। अधीर डेविल स्माइल के साथ सनम को देखने लगा और उसने माइक वापस गुप्ता को थमा दिया। अधीर ने अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और कभी दाईं तरफ झुककर तो कभी बाईं तरफ झुककर सनम के खूबसूरत चेहरे को पागलों की तरह देखने लगा। अधीर की डरावनी हरकतों से सनम असहज महसूस कर रही थी, पर उसने पूरी हिम्मत रखी और उसकी आंखों में देखती रही, वरना अधीर हंगामा खड़ा कर सकता था। सब लोग हैरानी से अधीर को देख रहे थे और रिदा अपनी दोस्त सनम के लिए परेशान हो रही थी। उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि अधीर उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद अधीर ने अपनी नजरें फेर ली और स्टेज की तरफ बढ़ा। सनम ने चैन की सांस ली और बोली, सन की आदमी मेरे ही पीछे पड़ना था कैसे? रिदा ने कहा, सनम ये सब क्या चल रहा था? वो किस तरह से तुम्हें देख रहा था? क्या तुम उन्हें जानती हो? सनम ने कहा, नहीं जानकर भी जानती हूँ। रिदा ने कहा, कहने का मतलब क्या है? सनम ने कहा, प्लीज रिदा मुझे कुछ मत पूछो, मैं बस अपने डांस पर फोकस करना चाहती हूँ। बाकी इन सब लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो मतलब नहीं है, पर वो अजीब इंसान तुमसे बहुत कुछ मतलब लगाकर बैठे हैं। मुझे आने वाले समय में कुछ बहुत खतरनाक होने का अंदेशा हो रहा है, बस तुम संभल कर रहना। सनम ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ, ना ही डरपोक हूँ, पर पता नहीं क्यों इस इंसान के सामने मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खतरनाक है, पर मैं डरूंगी नहीं। रिदा ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों लड़कियां थर्ड रो की दूसरी और तीसरी सीट पर जाकर बैठ गई। अधीर गुप्ता के साथ स्टेज पर पहुंच गया। उसने स्टेज पर आते ही फिर से सनम की तरफ देखा, जिसने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। अधीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने सनम से अपनी नजरें हटा ली और सामने देखने लगा। गुप्ता ने माइक हाथ में लिया और बोला, गुड इवनिंग एवरीवन, आज की खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है। आज इस पार्टी की शान बढ़ चुकी है, क्योंकि आज हम सबके बीच मौजूद हैं सिंह ग्रुप एंड कंपनी के सीईओ मिस्टर अधीर सिंह राजपूत। इतने बड़े आदमी हमारे बीच मौजूद हैं, इससे हमारी भी शान बढ़ गई है। मिस्टर अधीर, हम सब आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्लीज हैव अ सीट। सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगे और अधीर स्टेज के एक तरफ जाने लगा, जहां पर बहुत आलीशान और बड़ा सा सोफा रखा हुआ था, जिस पर जाकर अधीर बड़ी शान और रुतबे से बैठ गया और पैर पर पैर रख लिया। मिस्टर गुप्ता भी उसके बगल वाले सोफे पर जाकर चुपचाप बैठ गए और फंक्शन शुरू हो गया। होस्ट स्टेज पर आया और माइक लेकर बोला, तो जैसा कि आज के फंक्शन का रूल है कि आज सभी स्टूडेंट्स डांस परफॉर्म करेंगे, तो अब मैं बिना देरी किए फंक्शन को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्म करने आ रही हैं द बेस्ट क्लासिकल डांसर मिस सनम तनेजा। प्लीज दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी पहली कंटेस्टेंट का।
होस्ट के इतना कहते ही जोरदार तालियां बजने लगी। अपना नाम सुनकर सनम चौंक गई थी। उसे नहीं पता था कि उसका नंबर सबसे पहले ही आ जाएगा। सनम अपनी जगह पर जम सी गई थी और होस्ट दोबारा उसका नाम लेकर उसे बुलाने लगा। अधीर सनम की तरफ नहीं देख रहा था, पर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल बरकरार थी, जो हटने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग अब सनम की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि बार बार उसका नाम लिया जा रहा था। रिदा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, जा मेरी दोस्त, आग लगा दो स्टेज पर और बता दो सबको कि एक क्लासिकल डांसर दूसरे टाइप का डांस भी कर सकती है। रिदा की बात सुनकर सनम के अंदर हिम्मत आई। उसने गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़ी हो गई। सब लोग मुड़ मुड़कर उसे देख रहे थे। लड़के उसे देखकर आहें भर रहे थे। इतनी खूबसूरत जो लग रही थी आज वो। सनम के खड़े होते ही जोरदार तालियां बजने लगी और लड़कों के सीटी बजाने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर अधीर का दिमाग गर्म हो गया। उसने गुस्से से सभी लड़कों की तरफ देखा। उसका खून खौल उठा जब इन बदतमीज लड़कों ने सनम के लिए सीटियां बजाई थी। अधीर ने सबको खा जाने वाली नजरों से देखा और गुस्से से अपनी जगह से खड़ा होकर सबके सामने देखने लगा। अधीर ने सबको उंगली दिखाई और बहुत जोर से बोला, अगर यहाँ से सही सलामत घर पहुंचना है तो ये बदतमीजी बंद कर दो, वरना ऐसा हाल करूंगा ना कि भूल जाओगे कि ऊपर वाले ने तुम्हें होंठ भी दिए हैं। अचानक अधीर के इतने जोर से चीखने चिल्लाने से वहां मौजूद सब लोग डर गए और सबका मुंह अपने आप बंद हो गया। गुप्ता अपनी जगह से हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और बोला, कहा था ना तमीज में रहना सब लोग, और मिस्टर अधीर को गुस्सा मत दिलाना, पर एक बार कही बात समझ नहीं आती क्या? मिस्टर अधीर प्लीज शांत हो जाइए और आराम से बैठ जाइए। आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। सॉरी, प्लीज हैव अ सीट। अधीर ने गुस्से से सबको देखा, फिर अपनी लाल आंखों से गुस्से से सनम की तरफ देखा, जो लड़कियों के बीच में खड़ी होकर एक टक अधीर को देख रही थी। दोनों की नजरें आपस में एक बार फिर से मिली। अधीर गुस्से से सनम को देखे जा रहा था। उसने गौर किया कि सनम की ड्रेस का गला काफी बड़ा है, जिस वजह से उसका सीना थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। ये देखकर तो अधीर का पारा और हाई हो गया। सनम ने उसकी नजरों का पीछा किया और पाया कि वो गुस्से से उसके सीने की तरफ देख रहा है। सनम को एहसास हुआ कि उसका सीना दिख रहा है। अगर किसी गलत लड़की की नजर पड़ जाती तो। सनम ने जल्दी से अपने ड्रेस को थोड़ा सीने से ऊपर उठा लिया और अब सब कुछ ठीक लग रहा था। सनम ने वापस अधीर की तरफ देखा और आंखों के इशारे से पूछा कि अब ठीक है ना? अधीर ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सनम ने चैन की सांस ली और अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए किसी परी की तरह स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। वो बेहद खूबसूरत और हसीन लग रही थी। अधीर ने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि अभी भी उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शांत कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, वरना इन सीटी बजाने वालों की तो वो खाल उतार देता। राज गुस्से से अधीर को देखकर अपने दोस्त से बोला, ये आदमी कुछ ज्यादा ही गुस्सैल नहीं है क्या? और इसको क्या जरूरत है इतना इन्वॉल्व होने की? लड़के ने कहा, ब्रो भूल मत, ये मालिक है इस अकेडमी के और अब से इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ही मानने पड़ेंगे। पता है ना कौन है ये और कितना खतरनाक आदमी है? कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।